between two atoms, comma, combining to form a bond, comma, is called bond. देख लिया सबने? किसी को किसी का रह गया तो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ. इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू atoms combining to form bond is called bond length. I think अगर तुम लोग एक बार में ध्यान से सुन लोगे तो मुझे लगता है कि स्टेटमेंट रिपीट करने की जरूरत नहीं है. आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, बिकॉज इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप मेरी वाली लाइन ही लिखो. आप बातों की भावनाओं को समझो और उसको एक्सप्रेस करो अपने टर्म्स, because that is what you will be doing in a subjective exam. You're not going to remember all the differences as it is. और तो ये आपको समझ में आया कि सर बॉन्ड लेंथ क्या होता है. अब सर बॉन्ड लेंथ किस फैक्टर पे डिपेंड कर सकती है, तो वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे. तो ये जो आपको दिख रहा है ये है आपका बॉन्ड लेंथ. क्या है ये? तो ये जब भी मैं टर्म यूज करूँ तो आपको क्लियर होना चाहिए कि बॉन्ड लेंथ क्या होता है. ऑब्वियसली सर जैसे कि रेडियस होता है एटम का, वैसे ही बॉन्ड लेंथ को भी हम एंगस्ट्रम या पिकोमीटर में रिप्रेजेंट करते हैं. एंगस्ट्रम, पिकोमीटर, नैनोमीटर, इस तरह से बॉन्ड लेंथ की यूनिट्स होती है क्योंकि बहुत स्मॉल क्वांटिटी है ये. तीसरी चीज की सर एटम की साइज पे डिपेंड करेगा. जितना बड़ा एटम होगा उतनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी, है ना. टाइप ऑफ इंटरेक्शन पे डिपेंड करेगा सर कि एटम एक दूसरे के कितने क्लोज आते हैं बॉन्ड फॉर्म करने के टाइम पे, उस पे बॉन्ड लेंथ डिपेंड करेगी. हालांकि बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स है, बॉन्ड लेंथ कंपेयर करने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स है. जैसे मतलब आपसे कोई पूछे कि HF और HCl में बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी तो क्या बोलोगे आप? सर पता नहीं. बोलो, क्या बात समझ में आ रही है सबको? यस सर. HCl ज्यादा क्यों है ये समझ में आ रहा है सबको? सर एक बार रिपीट कर दो. मैं रिपीट तो क्या करूं, मैं तो बताया ही नहीं कुछ. तो लिख दिया कि HCl इज ग्रेटर देन HF. कैन यू गाइस गेस क्यों ऐसा हो रहा है? सर Cl का साइज बड़ा है. Cl का साइज बड़ा. वेरी गुड सर. जो H है वो तो सेम है, तो दो एटम आपके हो गए सेम हाइड्रोजन. दूसरे वाले एटम से इसमें है फ्लोरीन और सर इसमें है. इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस तो सर इसका न्यूक्लियस तो ज्यादा ही होगा ना. तो ये हो गया सर और एक ये हो गया. ठीक है, हालांकि मैंने इसको इतना ही क्लोज, जितना बीच में गैप था उतना ही देना चाहिए था, तब जाके एक्चुअल पिक्चर दिखती है आपको. ये हो गया इसकी बॉन्ड लेंथ HF की, और ये तुमको दिख रही है HCl की, तो क्लियरली HCl बड़ा होगा, है ना. तो इस तरह से अपने को देखना है, ध्यान रखना है. बट टेंशन मत लो, इसके लिए बहुत तरीके पड़ेंगे हम लोग बॉन्ड लेंथ कंपेयर करने के लिए. अभी मुझे सिर्फ बॉन्ड लेंथ के बारे में बताना था, मेरा काम ये था. ठीक है, सबने नोट कर लिया बॉन्ड लेंथ? यस सर. नेक्स्ट पैरामीटर लिखो बॉन्ड ऑर्डर. है बॉन्ड ऑर्डर. बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा भाई? सबको आवाज क्लियर आ रही है क्या? थोड़ी थोड़ी बीच में खराब हो जाती है. मतलब और थोड़ी क्रैक होती है या फिर वॉल्यूम कम आता है? इस वॉल्यूम कम का तो मेरे पास सॉल्यूशन है, मैं वॉल्यूम बढ़ा सकता हूँ, लेकिन क्रैक होने का मतलब इंटरनेट कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम हो गई है. तो आप मुझे बताओ. थोड़ी वॉल्यूम इंक्रीज कर दो थोड़ी सी. वॉल्यूम तो मैं इंक्रीज कर देता हूँ यार, पर मेरा इन ईयर हेडफोन है, तुम लोग बोलते हो तो मेरा कान फट जाता है, इसलिए मुझे decrease करना सर नेटवर्क वाला लग रहा है, वॉल्यूम का लग नहीं रहा. है. हाँ, मुझे भी यही लग रहा है क्योंकि वॉल्यूम तो फुल है मेरा. एनीवे, तो बॉन्ड ऑर्डर जो होता है सिंपल, अगर सिंपल शब्दों में मैं आपको बताऊं तो बॉन्ड ऑर्डर इज बेसिकली नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन टू एटम्स. ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन टू एटम्स को हम लोग बोलते हैं बॉन्ड. नंबर ऑफ बॉन्ड्स
कैसे करेंगे सर इसको? हमें क्या पता, हमें नहीं पता है, बट अगर हमें पता है तो हम बोलेंगे बॉन्ड ऑर्डर। जैसे मान लो हमें पता है कि H और Cl के बीच में एक बॉन्ड बनता है, तो आप बोलोगे इसका कि बॉन्ड ऑर्डर सर हो गया। आपको पता है कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में ऑक्साइड में दो बॉन्ड बनता है, तो सर इसका बॉन्ड ऑर्डर। आपको पता है कि सर CO2 में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऐसा होता है, तो हम इसका बॉन्ड ऑर्डर बोलेंगे कितना? से 2। वेरी गुड। क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर हम दो एटम के बीच में देखते हैं, ऐसा मत सोचना कि सर यहाँ तो 4 बॉन्ड बना रहा है कार्बन। बॉन्ड ऑर्डर किसी एटम की प्रॉपर्टी नहीं है। बॉन्ड ऑर्डर दो एटम्स के बीच जब बॉन्डिंग हो रही है तो वो कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, दैट इज बॉन्ड ऑर्डर, है ना। तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए दो ही एटम चाहिए, ऐसा नहीं कि कार्बन के जितने बॉन्ड है वो, दैट इज बैलेंसिंग। ठीक है, सो बॉन्ड ऑर्डर इज नॉट बैलेंसिंग, ये भी ध्यान रखना है आपको। जैसे H2 में आपसे कोई पूछे कि बॉन्ड ऑर्डर क्या है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, तो आप बोलोगे बॉन्ड ऑर्डर सर यहाँ पे। जैसे बहुत सारे, जैसे साइनाइड में C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, तो आपको कोई पूछे क्या होगा बॉन्ड ऑर्डर, तो यहाँ पर बोलोगे सर बॉन्ड ऑर्डर इज। बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। तो नंबर, अब देखो एक चीज तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये देखो क्या होता है, बॉन्डिंग से क्या होता है, एटम क्लोज आते हैं, यही होता है। बॉन्डिंग से एटम क्लोज आते हैं, बॉन्डिंग से कुछ भी क्लोज आता है, दोस्त हैं, फ्रेंड्स में अच्छी बॉन्डिंग होंगी, दे आर क्लोज टुगेदर, दे नो ईच अदर बेटर। सेम इज फॉर द बॉन्ड। सो what do you say that if number of bonds increases, let's say that number of bonds are increasing, so don't you think that atoms will come more closer to one another? यस सर। क्योंकि जितने ज्यादा देखो बॉन्डिंग होती क्या है कि दो एटम कहीं से चले दूर, कहीं इन्फिनिटी से दो एटम ने अपनी जर्नी स्टार्ट की, चलो यार बॉन्ड बनाते हैं, वो धीरे 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 क्लोज आने लगे, क्लोज आने लगे। तो पहले जब दूर थे तो क्या होता है कि इन दोनों का जो इसका न्यूक्लियस है वो इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। फिर ऐसे करते करते जब वो पास हो जाते हैं तो एक इक्विलिब्रियम डिस्टेंस होती है, एक इक्विलिब्रियम डिस्टेंस होती है कि इससे क्लोज नहीं आ सकते, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन जो है वो डोमिनेटिंग हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं कि बॉन्ड बन गया। अब अगर ये बॉन्ड एक और ज्यादा बना तो थोड़ा सा और खींचेगा वो इनको पास, एक और बॉन्ड बना तो थोड़ा और खींचेगा इनको पास, फिर धीरे धीरे करके और क्लोज आ जाएंगे एटम्स। तो जितना ज्यादा, देखो ध्यान दो इस बात, तो बॉन्ड जैसे बहुत सारे बुक्स में, इनफैक्ट एनसीईआरटी में भी आई गेस ऐसा ही डेफिनेशन होगा बॉन्ड लेंथ का, कि द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स व्हाइल फॉर्मिंग बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। वो सेम बात। एनीवे, तो जितने ज्यादा बॉन्ड बनेंगे उतना ज्यादा बॉन्ड लेंथ घटती जाएगी। तो आप लिखेंगे बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये सब चीजें ध्यान रखना, इसके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ के क्वेश्चंस, तुम अगर बायो वाले स्टूडेंट्स है तो तुम नीट का क्वेश्चन उठा के देखो, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें। ठीक है, तो ये सब चीजें ध्यान रखनी। बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, मतलब ऑब्वियसली एटम भी सेम होना चाहिए। ये नहीं कि तुम बॉन्ड लेंथ इसका बॉन्ड ऑर्डर और इसका बॉन्ड ऑर्डर के हिसाब से कंपेयर करके देख लो, इसमें तो दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है। तो देयर आर अदर पैरामीटर्स एज वेल, बट द bond order and bond length can be related with bond. But that doesn't mean that bond length only depends on bond order. It also depends on type of bonding. It depends on type of atom involved in the bonding. So there are several parameters, out of which one we are discussing right now. When we will be actually comparing bond order of different elements or compounds, compounds, in that scenario I'll discuss all the factors. But पहले हम सारे factors को one by one समझते हैं, right? तो ये हो गया bond order का सीन। अब बॉन्ड ऑर्डर के बाद आता है बॉन्ड एंगल। बॉन्ड ऑर्डर में मुझे लगता है मैंने सारी चीजें ऑलमोस्ट बताई थी। अब आता है बॉन्ड एंगल, ये लिख लिया सबने? यस सर। यस सर। नेक्स्ट पैरामीटर आएगा बॉन्ड एंगल, इसी का पार्ट है। ठीक है, थर्ड पैरामीटर बोल सकते हैं। बॉन्ड एंगल क्या होता है कि देखो ये सारी चीजें मिलके ही एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनता है। जैसे बॉन्ड का कुछ लेंथ होगा, फिर उसका कुछ एंगल होगा, फिर उससे कुछ ऑर्डर होंगे, तो सबसे एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ज्योमेट्री जनरेट होती है। और वो जो स्ट्रक्चर है, जैसे मान लो तुमने सुना होगा कि H2 जो होता है सर वो बेंड होता है। ठीक है, तो ये कैसे पता चला होगा पहली बार? हालांकि इसके लिए VSEPR थ्योरी भी पढ़ना जरूरी है, बट हमें अगर हुआ ऐसा तो अभी कर रही है। बॉन्ड एंगल क्या होता है ये समझ रहे हैं?
फिर कैसे कैसे वो वेरी करेगा, क्यों क्यों वेरी करेगा, वो सारी चीजें हम लोग बाद में समझेंगे। तो बॉन्ड एंगल क्या हो गया कि एंगल बिटवीन एनी टू बॉन्ड्स formed by an atom called bond angle। कोई भी दो बॉन्ड किसी एटम ने जो बनाए हैं, उन दोनों बॉन्ड्स के बीच का एंगल निकाल लो, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल। जैसे कि मान लो और कोई भी एलिमेंट ले लो, ऑक्सीजन ले लो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में कुछ बॉन्ड होगा, ये जो है एंगल, इसको हम बोलते हैं बॉन्ड एंगल। ये जैसे मान लो मीथेन है, CH4, मीथेन की ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, इस शेप को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल शेप। ये जो आप देख रहे हो हर बॉन्ड के बीच का एंगल होता है थीटा, जो दिख रहा है आपको सेम ही होगा। ये तो दिख रहा होगा कि अलग है, ये अलग नहीं, सारा सेम है। बोलोगे नहीं सर ये तो, पहली बात ये 3D में है गाइस, ठीक है। ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री मैंने आपको 2 डायमेंशन में दिखाई है। अगर इसको तुम्हें एक्चुअली में देखना है कि क्या है इसका बॉन्ड का सीन कैसा है ये, तो ये कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। कार्बन है यहाँ पे, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन तो हमने इधर लगा दिया, डायमेंशन में अगर इसको तुमको देखना है तो कार्बन के साथ हमने एक हाइड्रोजन इधर लगा दिया, हाइड्रोजन इधर लगा दिया, 108 पे। तीसरा हाइड्रोजन जो है वो डैश का मतलब है कि प्लेन के अंदर है, मतलब आपकी जो बोर्ड है उसके अंदर वाली साइड में। चौथा हाइड्रोजन जो है वो इसे बाहर वाली साइड। समझ रहे हो क्या? तो एक बार में 3 ही एटम एक प्लेन में, ये कार्बन और 2 हाइड्रोजन एक प्लेन में, फिर ये 2 हाइड्रोजन और कार्बन एक दूसरी परपेंडिकुलर प्लेन, नॉट एग्जैक्टली परपेंडिकुलर बट, तो एक टेट्राहेड्रॉन, ठीक है। और अगर इस टेट्राहेड्रॉन का एक्चुअल एंगल आपको निकालना है तो आपको, हालांकि मैं पढ़ाऊंगा जब टेट्राहेड्रॉन तो बता दूंगा कि आपको कुछ नहीं करना होता है। एक क्यूब है, क्यूब के अल्टरनेट कॉर्नर्स को उसके सेंटर से जोड़ दो, वो अपने आप एक टेट्राहेड्रॉन बन जाता है। क्यूब के अल्टरनेट कॉर्नर्स, जैसे मान लो ये सेंटर है क्यूब का, तो इसके अल्टरनेट कॉर्नर क्या हुए सर? अगर आपने मान लो ये वाला कॉर्नर जोड़ा है तो फिर ये नहीं जोड़ो, सीधे ये वाला कॉर्नर जोड़ो नीचे। अगर नीचे वाला जोड़ दिया तो इसके जस्ट बगल वाला नहीं जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे? इसके ऊपर वाला। और अगर इसके ऊपर वाला जोड़े तो ये नहीं जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे? क्या ज्योमेट्री दिख भी रही है तुमको? Yes, sir. ये होता है टेट्राहेड्रल शेप एक्चुअली। तो ये जो देख रहे हो ना, ये वही है, इसको हमने 2D में ड्रॉ किया है। एनीवे, तो दिस इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल। नाउ बॉन्ड एंगल जो है उसके भी अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं। जैसे कि मान लो अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो ज्यादा रिपल्सन होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे बॉन्ड में। कल थोड़ा अगर VCPR थ्योरी से थोड़ी बहुत चीजें याद आ रही हो आपको, तो मैंने बोला था कि बॉन्ड्स के बीच में रिपल्सन की वजह से क्या होता है, बॉन्ड एंगल जनरेट होता है। तो अगर मान लो कि यहाँ पे 2 सिनारियो आपको दे दिया मैंने बोला कि आप बताओ एक सल्फर और 2 बॉन्ड हाइड्रोजन बना दिया, दूसरा मैंने बोला कि सल्फर और 2 बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, ऐसे, तो किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा? तो हालांकि इसके बहुत सारे तरीके हैं, बट एक रफ आइडिया आपको बताते हैं कि सर यहाँ पे जो है, अगर रिपल्सन देखेंगे VCPR थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे जो रिपल्सन है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन होगा, और प्लस एक लोन पेयर जो है वो भी रिपल्सन करेगा। तो ये तो दोनों में सेम रहेगा सर, लोन पेयर इसके पास भी है, लोन पेयर इसके पास भी, सेम ही लोन। अब क्या है, इसके पास 2 लोन पेयर है, वो एक अलग सीन हो रहा है। ठीक है, चलो इसको समझाऊंगा मैं जब तुम अपन पढ़ेंगे बॉन्ड एंगल के बारे में डिटेल में। तो अभी हम सिर्फ उसका नाम जान रहे हैं, उसके बारे में समझ रहे हैं, ताकि जब हम यूज करें तो तुम्हें डाउट ना हो कि क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल कैन डिपेंड ऑन सेवरल पैरामीटर्स लाइक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द एलिमेंट्स, नंबर ऑफ लोन पेयर्स, काइंड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, जो कि पूरा ही एक अलग इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन, जिसके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मैं भी देखे हुए क्वेश्चंस तो इसमें भी मिला होगा क्लासिफिकेशन ऑफ द, तो इस सब टाइम पे हम लोग बॉन्ड एंगल के बारे में पढ़े। यहाँ तक क्लियर है सबको? नोट कर लिया सबने बॉन्ड एंगल क्या है? Yes, sir. नोट कर लेना, क्योंकि इसके नोट्स नहीं मिलेंगे, नोट कर लेना। और जो लोग बैठ के वीडियोस देख रहे हैं ना डेली नोट्स बनाने के लिए, तो ये आदत छोड़ दो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट का मतलब ऐसे कि बेवकूफों लेवल का टाइम वेस्ट है। वीडियो इसलिए नहीं कि आप डेली बैठ के वीडियो देखो, वीडियो इसलिए कि आप उसको देखो तब जब आप एकदम होप नहीं है कि आपको समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा, तब देखो। बाकी ऐसे इंटरटेनमेंट तो है नहीं कि आप बैठ के उसमें देख रहे हो कॉमेडी शो की तरह। बॉन्ड एनर्जी नेक्स्ट पैरामीटर है, बॉन्ड एनर्जी। जब आप टेंशन मत लो यार,
तो तुम लोग को क्या लगता है, जैसे तुमको मैं एक बात बताता हूँ आप लोगों को, कोई भी चीज अगर मैंने बहुत क्विकली डिस्कस कर दी ना, तो इसका मतलब ये समझ लेना कि या तो वो अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है, वैसे मोस्टली नहीं भी होता है तो भी बताता हूँ, या फिर वो कहीं ना कहीं वापस आएगा। तो ये जब आप टेंशन मत लो, ये वापस आएगा। ये जो क्यूब वाला है ना, ये पूरा हाइब्रिडाइजेशन में डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है? तो टेंशन मत लो, मैं समझाऊंगा फिर से, ठीक है? बॉन्ड एनर्जी क्या होगी सर? बॉन्ड एनर्जी कैन बी डिफाइंड इन टू वेज। देखो, बॉन्ड एनर्जी अगर निकालनी या किसी की कैपेसिटी निकालनी है, बॉन्ड एनर्जी दो तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मान लो कि मुझे कोई चीज बनानी है, और अगर मान लो उस चीज को बनाने और बिगाड़ने में दोनों में सेम कॉस्ट लगता है, उसका डेफिनेशन यही हो सकता है ना, जैसे बॉन्ड बनाने में जितनी एनर्जी रिलीज हो उसको बॉन्ड एनर्जी बोलेंगे, या फिर उस बॉन्ड को तोड़ने में जितनी एनर्जी लगे वो भी बराबर ही होगी। होगी कि नहीं, बोलो। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? Yes, sir. कि Yes, दो sir. दो एलिमेंट क्लोज आए तो उनके बीच से एनर्जी रिलीज हुई तो बॉन्ड बना। अब अगर मुझे बॉन्ड ब्रेक करना है, तो जितनी एनर्जी रिलीज हुई थी बाहर, उतनी एनर्जी अगर मैं वापस सिस्टम को दे दूं, तो वो बॉन्ड ब्रेक हो जाना चाहिए, राइट? तो आप लिखो बॉन्ड एनर्जी की डेफिनेशन। एनर्जी, इसको बॉन्ड एंथैल्पी भी बोलते हैं, ठीक है? बॉन्ड एनर्जी को ही बॉन्ड एंथैल्पी भी बोलते हैं, सेम ही चीज। अभी आप समझो कि एनर्जी और एंथैल्पी आपके लिए सेम बात है, हालांकि दोनों अलग होते हैं, पर थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ेंगे, लेकिन केमिस्ट्री के लिए अभी इस सेंस में अपने लिए सेम है, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंथैल्पी। जैसे कि हमने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बोला था और इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी भी बोल सकते हैं। तो आप लिखोगे एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। और दूसरा डेफिनेशन लिखोगे एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी ऑफ दैट बॉन्ड। जैसे ए और बी दो एटम है, दोनों ने कहा चलो बॉन्ड बनाते हैं, बना लिया। बॉन्ड बनाने के बाद कुछ एनर्जी दी होगी इन्होंने दुनिया में, एनर्जी रिलीज की होगी। तो अगर मुझे इस बॉन्ड बनाने में, जैसे ये ए प्लस बी बन गया, ए प्लस बी प्लस कुछ एनर्जी रिलीज हो, ये जो एनर्जी है इसको हम बोलेंगे बॉन्ड एनर्जी। या फिर यहाँ पे हमने एनर्जी दे दी, देखो मैं क्या ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, ताकि तुम लोग को हिंट दे रहा हूँ कि सब्जेक्टिव लिखना हो ना, तो मैं लाइन डायग्राम के लिए कभी भी सोचना नहीं चाहिए। लाइन डायग्राम बना दो, या जो भी दिमाग में आ रहा है उसको तुम सोचो कि कैसे तुम डायग्राम से दिखा दो। मैं इसको एनर्जी दी, तुमने इसको एनर्जी दी, ये बॉन्ड हो जाएगा ब्रेक, तो ये दोनों सेम ही है, ये एनर्जी और ये एनर्जी सेम है, यहाँ पे रिलीज हो रही है, यहाँ पे रिक्वायर्ड है, क्योंकि प्रोसेस उल्टा कर रही है। डेफिनेशन कैन बी बोथ वेज, एनर्जी रिलीज व्हाइल फॉर्मिंग अ बॉन्ड बिटवीन टू एंटिटीज, और एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड बिटवीन टू एंटिटीज इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉन्ड, राइट? अब अगर एनर्जी है तो सर इसकी यूनिट्स जूल हो सकता है, किलो जूल हो सकता है, कैलोरी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यूनिट्स के बारे में आप आपको पता है कि जनरली जूल्स या किलो जूल में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इसको, बॉन्ड एनर्जी को जूल्स और किलो जूल में, बट कहीं कहीं कैलोरी में भी मिल जाएगा, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो एनर्जी की यूनिट मीटर में डिस्टेंस दे या किलोमीटर में दे। तो क्लियर है बॉन्ड एनर्जी? Yes, sir. बॉन्ड एनर्जी बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करती है, लेकिन अगर मैं एक सिंपल बोलूं तो आपको नहीं लगता कि बॉन्ड एनर्जी, चलो बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड ऑर्डर में क्या रिलेशन? Sir, directly proportional. डायरेक्टली, इससे जितने ज्यादा बॉन्ड होंगे उतनी ब्रेक करने में ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा अपने को। अगर एक बॉन्ड है तो उसको ब्रेक करना आसान है। बचपन में वो कहानी पढ़ी होगी, कौन सी एक स्टोरी आती थी यार, वो पता नहीं तुम्हारे बचपन में थी कि नहीं, स्टिक्स वाला, यूनिटी वाला,
फादर था, उसने अपने बच्चे को एक स्टिक दी, सारे बच्चों को ऐसे बंडल में बना के दिया. It was difficult for them to break. So the lesson of the story or moral of the story is unity is everything. Okay, divided we fall, united we stand. और तो सेम चीज यहाँ पे भी है कि अगर दो बॉन्ड है तो दोनों को ब्रेक करने में ज्यादा एफर्ट लगेगा, अगर एक बॉन्ड है तो ब्रेक करने में एफर्ट कम लगेगा. तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होने का मतलब कि नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा है, और अगर नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा है तो उसको ब्रेक करने में ज्यादा लगेगा. बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी इसके. इतना आसान है, बोलो है क्या आसान? Yes. Yes. अब अपन आ जाएंगे फिर से VSEPR थ्योरी पे, जहाँ पे हम लोग डिस्कस, हालांकि और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन VSEPR थ्योरी पे अब आएंगे ताकि हम लोग उसको आगे कंटिन्यू कर सकें. तो VSEPR थ्योरी में लास्ट क्लास तक हमने डिस्कस किया था क्या क्या है, वो मुझे एक बार रिमाइंड करा. कौन कराएगा? और रिमाइंड, चलो हम पूरा आप बताओ. हाँ चलो बताओ. उनकी आवाज मुझे ही नहीं आ रही कि बाकियों को भी नहीं आ रही? सर नहीं आ रही. तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? सर आपकी भी बहुत लो आ Sir, रही am I है. clear now? सही आ रही मेरी आवाज? यस सर, अब आ रही है. चलो हम तो बताओ. चलो ऋषभ तुम बताओ. सर कम आ रही आवाज. देखो जो बॉन्ड होता है ना, कोई भी बॉन्ड एंगल, जो VSEPR थ्योरी में डिस्कस किया था उसमें मैंने ये बताया था, और तुम लोग प्लीज घर जाओ पढ़ना. सर स्टेरिक नंबर 3 में हमें पता है कि हम इलेक्ट्रॉन पे बॉन्ड पेयर और लोन पेयर ऐड करते हैं, तो इसके तो 3 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं कि तीनों बॉन्ड पेयर हो, क्योंकि ये तो हम पॉसिबिलिटी डिस्कस करें ना कि कैसा कैसा सिनेरियो जनरेट हो सकता है, फिर उसमें कैसे कैसे स्ट्रक्चर हो सकता है. या फिर सर दो बॉन्ड हो एक लोन पेयर हो, या फिर सर एक बॉन्ड हो और दो लोन पेयर. अब तुम मुझे बताओ कि एक एलिमेंट को 3 बॉन्ड बनाने के लिए उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? जिसके पास सिर्फ 3 बॉन्ड पेयर हो, कोई लोन पेयर ना हो, तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसके एलिमेंट के? हाँ 3. 3 एक एलिमेंट को एक बॉन्ड बनाने के लिए उसको एक ही इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है, एक इलेक्ट्रॉन तो बगल वाले से लेता है, तो मिलके इलेक्ट्रॉन पेयर बनता है, राइट? तो 3 इलेक्ट्रॉन. अच्छा 3 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल. ये हम एटम की बात कर रहे हैं. किसकी बात कर रहे हैं? हम एटम की बात कर रहे हैं. ये बॉन्ड बनने के बाद नहीं, बॉन्ड बनने से पहले जो एलिमेंट होगा उसकी बात कर रहे हैं. 2 बॉन्ड पेयर्स प्लस 1 लोन पेयर का क्या मतलब है? कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? So 4. 4 इलेक्ट्रॉन. वेरी गुड, 4 इलेक्ट्रॉन. इसको नहीं समझ में आ रहा है मत पूछो, मैं नहीं बताऊं. पूछोगे तो बताओ. तीसरा, इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन. 5. मतलब ये कि सर होपफुली ये बोरॉन फैमिली में हो सकता है, होपफुली ये कार्बन फैमिली में हो सकता है, और ये नाइट्रोजन फैमिली में हो सकता है. बोलो कितना आसान है डिसाइड कर पाना. तो पता चल गया कौन से एलिमेंट्स का बॉन्ड बनेगा इस सिनेरियो में. क्योंकि देखो बोरॉन फैमिली के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन के 4 और नाइट्रोजन वाली फैमिली के 5. बताइए. ये मैंने तुमको एक रफ आइडिया दे दिया कि ये तुमको मैंने एक और
नेक्स्ट लेवल तक सोचवा दिया कि तुम एलिमेंट भी सोच सकते हो, यार 3 बॉन्ड में ये एलिमेंट है, या फिर तुम एलिमेंट देख के भी सोच सकते हो कि इसमें क्या क्या सिनेरियो आ सकता है, राइट। ओके अब सर। अब इसको अप्लाई करना है हमें आगे। 3 बॉन्ड पेयर होंगे तो कितना आसान है करना। 3 बॉन्ड पेयर को कैसे अरेंज किया? सिचुएशन नंबर ए, सिचुएशन नंबर ए मतलब स्टेरिक नंबर 3 जो है वो कंडीशन नंबर तीसरा है, तीसरे का पार्ट है। स्टेरिक नंबर 1 कर लिया, 2 कर लिया, 3 कर लिया। तीसरे का पार्ट ये क्या है? 3 बॉन्ड पेयर्स। तुम मुझे बताओ कि 3 लाइंस को तुम्हें अरेंज करना है एक साथ, क्या होगा सिस्टम? 3 बॉन्ड्स को किस एंगल पे अरेंज किया जाए कि मिनिमम रिपल्सन भी हो और उसका स्ट्रक्चर भी हो? So 180, 180 डिग्री। 180. 180 डिग्री पे 3 बॉन्ड कैसे रखें? मान लो ये बोल रहा तो एक तो रख दिया मैंने, मान लो BH3 कंपाउंड फॉर एग्जांपल, और भी ले लेंगे एग्जांपल तौर पे BH3, BC3, ALC। ओके, बोरॉन फैमिली से जितने भी होंगे उन्हीं का होगा ऐसा, अभी दिखा भी दिया मैंने, देखो तुम देख ही लिया सब। तो इसमें क्या हो सकता है कि सर चलो BH3 का एग्जांपल है, तो चलो मैंने यहाँ एक हाइड्रोजन लगा दिया, दूसरा कहाँ लगाऊं? दूसरा सर उसके पैरेलल लगा इधर एच के ऑपोजिट साइड, पैरेलल। नहीं सर, नहीं एच के इसके opposite। पैरेलल वो कैसे? भी बोरोन, नहीं 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 सर, वो बी के साइड पे। ऐसे। यस सर। तीसरा तीसरा सर नीचे लगा दो। ऐसे, यस सर। ये तो 90 हो गया। सर ओवरऑल तो 180 बना ना। क्या ये सबसे कम रिपल्सन है? नो सर। क्या करेंगे सबसे कम रिपल्सन के लिए? तुम ये सोचो ना, तुम ऐसे रखोगे तो इन दोनों के बीच में रिपल्सन ज्यादा है, और ये दोनों दूर है तो इन दोनों के बीच में रिपल्सन कम है। ये ज्यादा है और ये कम है, तो ये तुमको नहीं लगता ये वाले जो एक दूसरे को पुश करेंगे अहेड, अवे फ्रॉम वन अनदर, और ये थोड़ा कंप्रेस होने लगेगा? बोलो यस मान्यता। सर तीनों को आपस में इक्वल एंगल्स में रख देंगे। बिल्कुल सही। कितना होगा एंगल वो? सर 120 डिग्री। 120 डिग्री। अब देखो सब जगह से एंगल बराबर है तो कोई किसी को रिपेल नहीं कर सकता। रिपल्सन अभी भी है, रिपल्सन यहाँ भी था, बट जैसे जिसमें ज्यादा है वो ऑब्वियसली रिपेल करके इसको पुश कर देगा। अब तीनों बराबर एंगल पे हो गए तो तीनों बराबर रिपल्सन लगाएंगे तो ठीक है, फिर इक्विलिब्रियम हो गया, जीरो हो गया। नेट रिपल्सन मतलब रिपल्सन जीरो नहीं हुआ, मतलब इक्विलिब्रियम स्टेज आ गया। ठीक है, ऑलराइट। तो इसको अब आपको आगे क्या करना है नेक्स्ट, इसमें नोट कर लो आप लोग। यहाँ पे आपको इसमें, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग सोचना है इसके बारे में कि SO3 भी इसका एक एग्जांपल है। SO3 is one of the example of this category। इसमें बस जो बॉन्ड पेयर है वो डबल बॉन्ड पेयर से, मतलब बॉन्ड पेयर तो है ही, बट एक साइड में 2 बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। SO3 का भी स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर होता है SO3 का। इस डबल बॉन्ड को, डबल बॉन्ड को क्लियर है। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। आज शाम को फिर इसके आगे का बात, जो भी आगे की चीजें डिस्कस करेंगे। आज VCPR थ्योरी कंप्लीट कर ही लेंगे, ठीक है। तो सबको आ जाना क्लास में, फिर अपन डिस्कस करेंगे टाइमिंग और उसे डिटेल में आपको बता दूँ। ठीक है, ओके सर। ओके, थैंक यू वेरी Okay, मच, sir. सी यू। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर।